लास्ट लेक्चर में हमने पुली का यूज़ करते हुए टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज भी हम टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन आज पुली का यूज़ नहीं करेंगे, एक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस का यूज़ करेंगे। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल के ऊपर टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा है बी। ये एक हमारे पास सरफेस है जो कि टेबल की सरफेस है। इसके ऊपर हमने टू ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है बी, ये है स्मॉल ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए जो कि लार्ज है। अब ए जो लार्ज है इसका वेट भी ज़्यादा होगा। ये दोनों अटैच है एक पुली के साथ। ये जो आपको पुली नज़र आ रही है, इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग, मतलब कि एक रस्सी के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है और स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से पास किया हुआ है। अब होगा क्या, ए का वेट है ज़्यादा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। दिस मीन्स डैट कि इसका वेट ज़्यादा होगा और टेंशन जो है वो कम होगी। वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट बी जो है ये स्मॉल है, लेकिन इसका वेट भी डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये भी राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। इस मूवमेंट की वजह से इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये पहले रेस्ट में होगा, उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड राइट। इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी राइट साइड पर होगा, और जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी बॉडी ए की वो डाउनवर्ड होगी, और जो बॉडी ए है उसकी राइट साइड पर होगी। तो हमने फाइंड ये करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी मूवमेंट की वजह से टेंशन, मतलब कि रस्सी के अंदर खिंचाव कितना पैदा हो रहा है, और दूसरा इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हमने ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the ends of inextensible string. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये है A और B ये उस रस्सी के साथ बंधे हुए हैं जिस रस्सी के अंदर खिंचाव नहीं है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रस्सी के साथ बांधने के बाद एक पुली के ऊपर से पास किया गया। ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से रस्सी को गुजारा गया है। ये पुली हैवी या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे जैसे बॉडी ए का वेट इंक्रीज होगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो पुली से ये रस्सी भी नीचे की तरफ मूव करेगी, और जो ऑब्जेक्ट बी है ये पुली के करीब करीब होता जाएगा और ये राइट साइड पर मूव करेगा। अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट द बॉडी ए अटैच्ड टू द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley. As weight of body A is greater, it moves downward. जैसे ही बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसमें ये देखेंगे कि रस्सी के अंदर खिंचाव कितना है, टेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है रस्सी के अंदर, तो उसे फाइंड करेंगे। अब अगर नेट फोर्स को देखा जाए जो बॉडी ए के ऊपर लग रही है वो होगी A इज इक्वल टू m1g माइनस टी। बॉडी ए के ऊपर जो वेट है वो वेट ज़्यादा है, लेकिन टेंशन जो है वो कम है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ता है, मतलब कि वहाँ खिंचाव कम करना पड़ता है, टेंशन कम होगी, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसलिए हम अगर बॉडी ए को देखें, ये तो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब रस्सी के अंदर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं है और ये इजीली इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करने दे रही है। लिहाजा वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, इसलिए m1g माइनस टी लिखा है ऑब्जेक्ट का। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक देखा जाए तो ये फोर्स की वैल्यू है जो कि m1g माइनस टी के इक्वल है, वो होगी इक्वल टू m1a, क्योंकि F इज इक्वल टू ma न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक होता है। इसलिए इसकी वैल्यू हम जब लेंगे तो ma नहीं लेंगे, m1a लेंगे, क्योंकि ये बॉडी 1 के लिए हम ले रहे हैं। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो बॉडी बी के ऊपर इस तरह एक्ट करेगी वो भी इस तरह ही होगी कि वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजेंटल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक रिएक्शन फोर्स होती है, एक एक्शन फोर्स होती है। एक्शन फोर्स होती है और एक रिएक्शन फोर्स होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये एक्शन होगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम अमाउंट में होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। जैसा कि यहाँ पर वेट डाउनवर्ड है, इसका रिएक्शन कहाँ होगा, वो अपवर्ड होगा। एक्शन अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड होगा, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजेंटल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हॉरिजेंटल सरफेस, ये जो आपको एक प्लेन सरफेस ये जो नज़र आ रही है टेबल की, ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है टेबल, इसी को कहा जाता है ये हॉरिजेंटल सरफेस है।
तो हॉरिजेंटल सरफेस का भी हमें पता चल गया, एक्शन और रिएक्शन का भी पता चल गया। सो रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजेंटल सरफेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पर क्या मामला है। वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्शन रिएक्शन जो है वो हमेशा अपवर्ड होगा। तो एक्शन और रिएक्शन अमाउंट सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जब बॉडी बी मूव करेगी टुवर्ड राइट तो इसके अंदर टेंशन ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये जो जिस रस्सी के साथ बॉडी बी को बांधा गया है तो उसके अंदर टेंशन इंक्रीज होगी, मीन्स के खिंचाव बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है कि वो जो रस्सी है जिसके साथ इसे बांधा गया उसके अंदर टेंशन ज़्यादा होगी जो कि पास हो रही है हॉरिजेंटली ओवर द स्मूथ सरफेस। अब अगर देखा जाए तो ये जो बॉडी है ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है, वर्टिकली मूव नहीं करी, मीन्स के अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करी, अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव नहीं करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वेट जो है वो जीरो के बराबर कर देंगे क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस पर पड़ी हुई है। एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, hence resultant of vertical forces m2g and r must be zero. Thus the net force acting on the body b is t according to Newton's second law of motion। स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि ये जो बॉडी बी है ये टुवर्ड राइट तो मूव करेगी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम टेंशन लेंगे, वेट को हम जीरो कर देंगे क्योंकि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों फैक्ट आपस में कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को और वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। लेकिन रस्सी के अंदर खिंचाव रहेगा, इसलिए हम टेंशन की तो वैल्यू लेंगे लेकिन हम वेट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m2a। अब इससे पहले जो हमने एक और इक्वेशन ड्राइव की थी वो और ये जो सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और सेकंड इक्वेशन जो अभी हमने बॉडी बी के लिए फाइंड किया इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a। अब आप ये कहेंगे कि ये टेंशन की वैल्यू कहाँ गई, तो ये जो टेंशन है ये वाली वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और दूसरी जो इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी बॉडी ए के लिए हमने ड्राइव की थी, उसमें टेंशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू नहीं होगी, जस्ट बाकी इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। तो m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये देखा जाए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में है, दूसरी साइड पर जाकर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये सारा फैक्टर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि m1 वैसे का वैसे आ जाएगा, m1 प्लस m2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और साथ ये जो g लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जैसे हम इक्वेशन को पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू m2 वैसे ही आ जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह पे हम ये वाला सारा फैक्टर यहाँ पर ऐड कर देंगे, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और g के साथ मल्टीप्लाई, मीन कि ये सारी वैल्यू एक इक्वल होगी और ये जो m2 है वैसे का वैसे आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे m1 से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वैसे का वैसे आ जाएगा और जो g का सिंबल है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट टेंशन का हमारे पास आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और g साथ वैसे। हमने जस्ट m2 को मल्टीप्लाई किया और सिंपली हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। तो ये थी वैल्यूज़ हमारे पास टेंशन की और एक्सेलरेशन की जो हमने फाइंड की। आज की टॉपिक में अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस